डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके आरओ एआरओ परीक्षा साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जहां पर आप कांटेक्ट करिए। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए क्लास आज के सेशन के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध राजगवाम क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मिर्जापुर, चंदौली, बांदा या फिर हमीरपुर? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है सी। सी आपका सही उत्तर है। अब कुछ और मुख्य बिंदुओं को हम डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध राजगवां क्षेत्र बांदा जिले में है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश में और कहां से हमें बॉक्साइट मिलता है? चंदौली से, ललितपुर से, वाराणसी से, याद रखिएगा। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो ये किसका अयस्क है? ये किसका ओर है? ये एल्यूमिनियम का ओर है। भारत में अगर हम बात करें कि भारत में बॉक्साइट के उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा में बॉक्साइट कहां से मिलता है? कोरापुर, कालाहांडी और संबलपुर। झारखंड की बात करेंगे तो रांची, पलामू, गिरिडीह और लोहरदगा। याद रखिएगा, परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनते हैं इसलिए आपको बताया जा रहा है। अब बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख देश की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, चीन और गिनी। ये 3 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। तो इतनी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर मेमोराइज कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे। याद तो इतनी जल्दी होगा नहीं तो एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हम उत्तर प्रदेश में मिनरल्स की बात करते हैं कि कहां से हमें उत्तर प्रदेश में खनिज मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अगर मैप को आप देखेंगे, ये यूपी का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इतने रीजन्स हैं आपके जो अपनी बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ शेयर कर रहे हैं, वहां पर आपको मुख्यतः खनिज मिल रहे हैं। ये चीज आपको इस मैप से क्लियर हो गई होगी। अब परीक्षा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज उत्पादक राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, या खनिज उत्पादक जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कहां पर है? नॉर्थ में है, साउथ में, किसी भी तरीके से। ये एक आसान सा प्रश्न है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से जो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ज्यादातर हमें वहां पे खनिज प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे हमें विंध्यन रेंज के स्क्रैप्स मिलते हैं, ये चीज क्लियर है, एक्सटेंशन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ललितपुर, ये ललितपुर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ललितपुर देखिए। अगर हम इस मैप में देखें तो ललितपुर आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो ललितपुर याद रखिएगा, इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया है कि ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ऐसा राज्य है जो कि अपनी बाउंड्री उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट, खाली एक ही जिले के साथ शेयर कर रहा है। मैंने गलती से राज्य बोल दिया, उसको सही करिएगा, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले, खाली एक जिले के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, वो है झांसी, ठीक है। तो ललितपुर किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है? झांसी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये हमने प्रश्न के माध्यम में इसको हमने देखा था इसके पहले वाले क्लास में। अब यहाँ पर सोनभद्र भी आप याद रखिएगा, सोनभद्र अपना बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ शेयर कर रहा है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश याद रखेंगे, नीचे की तरफ छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ। तो क्लास यहाँ पर जब भी आप उत्तर प्रदेश के मैप को देख रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के वो जिले जो कि अपनी बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ शेयर कर रहे हैं, ज्यादातर खनिज हमको उन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न पेपर में बनता है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर मिलता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में यूरेनियम खाली ललितपुर में मिलता है, ठीक है। फिर
अगर डायमंड पूछेगा तो बांदा और मिर्जापुर में। गोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो सोनभद्र, ललितपुर, ठीक है, इस रीजन में। यूरेनियम मैंने आपको बता दिया ललितपुर में। पोटैश सॉल्ट की हम बात करेंगे तो इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी और सोनभद्र। डोलोमाइट की बात करेंगे तो ये बांदा और सोनभद्र में। तो यहाँ के जिले जो हैं आपके वो खनिज उत्पादक क्षेत्र में आते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ये सब चीजें आपको बता दी। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ हम सुमेलित करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बैराज दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदी दी गई है। अब देखिए लवकुश बैराज की अगर हम बात करेंगे तो ये किस नदी पर है? लवकुश, ठीक है, ये आपकी गंगा नदी पर है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करेंगे नया ताजेवाला बैराज की तो ये किस नदी पर है? ये आपकी यमुना नदी पर है। बाणगंगा बैराज की अगर हम बात करेंगे तो बाणगंगा बैराज जो है वो किस नदी पर है? राप्ती नदी पर। और अधवा बैराज की बात करेंगे तो ये कर्मनाशा बैराज पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ए का आपका क्या है? 2, ए का 2 एक ही जगह है, बी का फर्स्ट, ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा ये वाला, ठीक है, आपने मैच कर लिया होगा। अब यहाँ पर क्लास एक बार मैं इसको मैप के थ्रू भी बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा यूपी आपको दिख रहा है, ठीक है, जो कि अपनी बाउंड्री उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नेपाल सबके साथ शेयर कर रहा है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी यमुना नदी आ रही है सॉरी, यमुना नदी आ रही है, ठीक है। और यमुना नदी पर अभी हमने डिस्कस किया है कि नया ताजेवाला बैराज है जिसको कि हम हथनी कुंड भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? ये आपका सहारनपुर पे है, ठीक है, ये रहा आपका सहारनपुर, आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से हमने लवकुश बैराज की बात की है। लवकुश बैराज किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। और ये किस जिले में है? ये आपके कानपुर में है। यहाँ पे आपको कानपुर दिखेगा, ये वाला जो शेडेड रीजन है, ठीक है। अब फिर बाणगंगा बैराज की बात करेंगे तो ये राप्ती नदी पर है। और ये राप्ती नदी पर कहाँ पर है? सिद्धार्थ नगर में है, ठीक है। फिर अधवा बैराज की हम बात करेंगे तो ये कर्मनाशा नदी पर है और मिर्जापुर में है। मिर्जापुर आप सभी को पता है कि ये आपका मिर्जापुर हो गया। और यहाँ पर अगर हम मैप को थोड़ा और क्लोजली देखेंगे तो कर्मनाशा नदी ये रही, ठीक है, जो कि मिर्जापुर में आपकी फ्लो कर रही है। यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यूपी में ड्रेनेज सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा। इधर आपको यमुना नदी दिखेगी मेन, ठीक है, फिर गंगा नदी दिखेगी। गंगा नदी में आपकी राम गंगा, शारदा, गोमती सब आके मिलेगी, ठीक है। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको भी। अब देखिए क्लास परीक्षा में देखा गया है कि वेटलैंड से रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आर्द्र भूमि से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्द्र भूमि जो है मतलब वेटलैंड डे कब बनता है, आर्द्र भूमि दिवस कब बनता है? तो आप बताएंगे 2 फरवरी। मैम ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बच्चों वाला, ठीक है, 2 फरवरी पता है, वेरी गुड। अब दूसरी चीज जो पूछा जाता है वो अभी तक इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा था, अब यूपी स्पेशल के कंटेक्स्ट में भी पूछा जाएगा कि यूपी में कौन कौन से आपके रामसर साइट्स हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो देखिए वेटलैंड, रामसर वेटलैंड की अगर हम बात करेंगे तो बखीरा जो है वो संत कबीर नगर में है। नवाबगंज बताओ कहाँ है? उन्नाव में है। समन बर्ड सेंचुरी कहाँ है? मैनपुरी में है। सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? हरदोई में। सुर सरोवर आगरा में। हैदरपुर ये आपका मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। इधर देखिए पार्वती अर्गा, ये परीक्षा में अभी रिसेंटली पूछा गया आरओ में। जो पार्वती अर्गा है वो आपकी एक बर्ड सेंचुरी है, पहला ऑप्शन दिया था। और दूसरा दिया था जो पार्वती अर्गा है वो गोंडा में है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है, गोंडा में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे रायबरेली में। सरसई नवर की हम बात करेंगे तो ये आपका इटावा में। और अपर गंगा अगर हम देखें यूपी बुलंदशहर और इधर आपका उत्तराखंड का हरिद्वार और रुड़की। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये याद कर लीजिएगा। जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ क्लास, ठीक है। आपके आरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, ये चीज क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल तकनीकी पर आधारित देश की पहली एवं शनि ग्रह के आकार में बनी विश्व की एकमात्र नक्षत्रशाला की बात की गई है। जवाहर तारामंडल प्रयागराज में है ये। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास,
अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा कि कौन सी नक्षत्रशाला कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है, जो कि गोमती नदी के किनारे सूरजकुंड पार्क में स्थित है। यह डिजिटल तकनीकी पर आधारित देश की पहली एवं शनि ग्रह के आकार में बनी विश्व की एकमात्र नक्षत्रशाला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है बोला गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 214 में की गई है। अखिल भारतीय सेवाओं की बात अनुच्छेद 312 में की गई है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध अनुच्छेद 356 में किया गया है। और संसद के सत्रवासान व विघटन की बात अनुच्छेद 85 में की गई है। अच्छा, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ना मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलती हूँ, तो वो लैंग्वेज हो जाती है ना इंग्लिश, दोनों का मिक्सचर हो जाता है। तो कहीं कहीं इंग्लिश हो जाती है, कहीं कहीं हिंदी हो जाती है। लेकिन प्रयास करती हूँ कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को चीजें समझ में आए। ठीक है, तो थोड़ा सा कभी कभी उल्टा हो जाता है, तो उसको आप लोग सही कर लिया करिए। चलो यहाँ पे देखो 2000 नहीं 214 की बात की गई है, आर्टिकल 214 की, 214 की। तो यहाँ पर हमने 214 में हम हाई कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, लेकिन कॉमन हाई कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट की बात हम इस आर्टिकल में नहीं करते हैं। और जो आर्टिकल्स दिए हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात हम 312 में करते हैं, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, 356 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट गवर्नमेंट इज अनएबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसकी बात करते हैं, एकदम सही है। आपको पता है प्रेसिडेंट रूल तब लगता है, तो ये भी सही है। ठीक है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन और रिजोल्यूशन की बात 85 में की गई है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ए होगा, क्योंकि 214 में हम हाई कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब हम 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो वो 231 में दिया गया है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। सॉरी क्लास, लास्ट 2 क्लास से थोड़ा सा गला चोक हो जा रहा है बोलते बोलते, इसी वजह से ना दिक्कत हो रही है बोलने में। और मेरी तो जॉब ही ऐसी है कि अगर बोलूंगी नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को परेशानी हो रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, माफ करिएगा अपनी मैम को, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं आपकी क्लास अच्छे से ले लूं। देखिए मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं स्थगन की बात। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर देखा कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 85 में की गई है। चलिए क्लास, अब हम स्थगन को डिस्कस करते हैं। स्थगन मतलब एडजर्न करने की बात कही जा रही है, जिसको कि एडजर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है बैठक होती है लोकसभा राज्यसभा की, और लोकसभा राज्यसभा की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वहां के अध्यक्ष। अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो स्पीकर अध्यक्षता करेगा, और अगर हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो वहां का चेयरमैन जो है वो उसकी अध्यक्षता करेगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब बैठक है, बैठक चल रही है, बैठक को खत्म करना है, समाप्त करना है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, जो उस सेशन को प्रिसाइड कर रहा है वो क्या कहेगा? एडजर्न। ठीक है, तो बैठक समाप्त हो गई। अब रोज होगा, जब समाप्त करना होगा तो एडजर्न कर देंगे। सिंपल से एकदम समझिएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है, स्थगन से सदन की बैठक समाप्त हो जाती है। इसके बाद सदन अगली बैठक के लिए नियत समय पर फिर से बैठक करता है। ठीक है, अब जैसे मैं हूं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अब मान के चल सकते हैं ना, अच्छा लग रहा है सोच के भी। तो ठीक है, मैं प्रिसाइड कर रही हूँ सेशन को। मैंने कहा आज के सारे बिजनेस हमने डिस्कस किए, अब आज के सेशन को हम यहीं पे एडजर्न करते हैं और हम अगले मंडे को मिलेंगे। ठीक है, मैंने बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको डेट बता दी कि कमिंग मंडे जो है सोमवार है, हम अब हमारी सदन की बैठक उस दिन होगी। तो यहाँ पे मैंने सदन को क्या किया? एडजर्न किया। अब एक चीज और आती है, यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए स्थगन की बात की जाती है, जिसको कि आप इंग्लिश में देखेंगे, आपकी बुक में लिखा रहता है एडजर्न साइन डाई करके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अनिश्चित काल के लिए, मैंने कहा सदन की आज की बैठक को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा कि अगली बैठक कब होगी। तो हमने अनिश्चित काल के लिए सदन की बैठक को समाप्त किया। ये चीज क्लियर हो गया। मैं ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूं, मैंने नेक्स्ट बैठक कब होगी वो आपको नहीं बताया है। ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, जब ये चीज होती है, जब अनिश्चित काल के लिए स्थगन की बैठक को समाप्त किया जाता है, तो उसके बाद जो
प्रेसिडेंट होता है वो सत्रवसान की बात करता है, जिसको कि हम प्रोरोगेशन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। यहाँ पर प्रोरोगेशन मतलब सत्र की समाप्ति। आपको पता है हम पार्लियामेंट की जब भी बात करते हैं तो हम सेशंस की बात करते हैं, जिसको कि हम सत्र कह रहे हैं। हम विंटर सेशन की बात करते हैं, हम बजट सेशन की बात करते हैं ना, तो ये आपके सेशंस होते हैं, 3 सेशंस होते हैं जिसको कि हम सत्र कह रहे हैं। तो जब एक सत्र की, एक सेशन की आखिरी बैठक जिस दिन होगी, उस दिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या कहेगा कि अब जो आपकी जो बैठक है उसको मैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर रहा हूं उसका, ठीक है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है उसको। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ये पास करने के बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो सत्रावसान लाता है, ठीक है, प्रोरोगेशन लाता है, जिसका कि मतलब क्या होता है, इस सत्र की समाप्ति हो गई है, इस सेशन की समाप्ति हो गई है। ये चीज क्लियर? तो देखिए सत्रावसान की अगर हम बात करें, प्रोरोगेशन की हम बात करें कि तात्पर्य क्या है कि बैठक के साथ साथ सत्र मतलब सेशन की भी समाप्ति हो गई है, ना कि सदन का विघटन हुआ है। बस ये चीज याद रखिए, सेशन खत्म हो गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यसभा भंग नहीं होती, क्योंकि यह एक स्थायी है, केवल लोकसभा। ये सब चीजें अभी मत कंफ्यूज हो, ये मैं आपको बताऊंगी कि जो ये आपको भी पता होगा, राज्यसभा जो है वो आपके परमानेंट हाउस है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा जो है उसको भंग किया जा सकता है। ये सब चीजें मेरे स्टूडेंट्स को पता है, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस आप एक चीज याद रखिएगा, सत्रावसान की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसको कि हम प्रोरोगेशन कह रहे हैं, और स्थगन की हम बात करें, ठीक है, तो स्थगन जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेके आता है, और स्थगन मतलब आज का दिन यही समाप्त होता है, आज की बैठक यही समाप्त होती है। लेकिन जब हम प्रोरोगेशन की बात करेंगे तो प्रोरोगेशन जो है वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो सत्र है, ये जो सेशन है वो आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है जब स्पीकर देता है या फिर आपका चेयरमैन जब देता है, उसके बाद प्रोरोगेशन आता है प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। देखिए, राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सदन का सत्रावसान कर सकता है। ये सब चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप नहीं पहचान होंगे। अब देखिए, एक टर्म है विघटन। विघटन मतलब क्या है, डिसॉल्व, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। हमको पता है जो लोकसभा है वो हमारे, जो लोअर हाउस है वो हमारे विघटित हो सकती है, उसका डिसोल्यूशन हो सकता है। लेकिन राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, उसका विघटन कभी भी नहीं हो सकता है। ये चीज आपको पता है। अच्छा, लोकसभा का विघटन कब कब होता है, डिसोल्यूशन कब कब होता है, जब लोकसभा जो आई है 5 साल के लिए कोई पार्टी आती है, उसका 5 साल का समय खत्म हो गया तो क्या होगा, राष्ट्रपति के आदेश से भंग हो जाएगा। और कब कब हो सकता है, देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का आदेश और कब कब दे सकता है, जब मंत्री परिषद द्वारा जो आपका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, पहली चीज, या मंत्री परिषद द्वारा वह वर्ष कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी आदेश दे सकता है। हाँ, दे सकता है। कब दे सकता है बताओ, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया ना, अविश्वास प्रस्ताव, तब वो कह सकता है ना कि आप प्रस्ताव पारित करिए। अगर आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित कर पा रहे हैं, विश्वास प्रस्ताव नहीं पारित कर पा रहे हैं, तो फिर विघटन होगा, ठीक है। देखिए, यही लिखा है, यदि मंत्रिपरिषद विश्वास खो देती है और कोई भी दल बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो उसे हम भंग कर सकते हैं। हम नहीं भंग कर सकते हैं, तो उसे राष्ट्रपति भंग कर देता है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, स्थगन, फिर उसके बाद सत्रावसान और विघटन, डिसोल्यूशन। अब यहाँ पर एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, परीक्षा में जब बोलेगा सत्रावसान की जो बात है वो किसके द्वारा की जाती है, सत्रावसान जो है वो सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो तुरंत कहना, अरे ये क्या, ये तो एकदम गलत है। सत्रावसान जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो क्या करता है, वो स्थगन बस करता है, वो उस दिन की बैठक को समाप्त करता है। वो उस दिन की बैठक को समाप्त कर देता है, तब राष्ट्रपति सत्रावसान करता है, ठीक है, प्रोरोगेशन करता है। विघटन कौन करता है, डिसॉल्व कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। अब मैंने आपको बताया, एक तो 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद डिसॉल्व होती है। दूसरी, अगर वो अविश्वास मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका पास हो जाता है, तब होती है। चीजें क्लियर हो गई होगी। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों का सही क्रम क्या है, ठीक है।
पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या लोकतंत्रात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका सोवरेन आता है, फिर सोशलिज्म आता है, फिर सेकुलरिज्म आता है, फिर डेमोक्रेटिक आता है। तो 3, 2, 1, 4 इस प्रश्न का डी आपका जो है वो सही उत्तर है। अब क्लास हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जब भी हम प्रियम्बल की बात करते हैं, हम उद्देशिका की बात करते हैं, तो क्या प्रियम्बल में कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, कोई संविधान संशोधन किया गया? तो हाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। कौन कौन शब्दों को ऐड किया गया था तो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर हमने किन किन शब्दों को ऐड किया था? समाजवादी, सोशलिज्म की बात की थी हमने सेकुलरिज्म की बात की थी और इंटेग्रिटी। ये 3 शब्दों को प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर सोर्स ऑफ पावर किसके हाथ में है? अगर हम बोले प्रियम्बल में तो हम भारत के लोगों के हाथ में। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, और डेमोक्रेसी में पावर किसके हाथ में होती है? वहां के लोगों के हाथ में। ठीक है, तो हम भारत के लोगों के हाथ में पावर है। ठीक है, और हम एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बात करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर देखिए हमने कितने तरीके के जस्टिस की बात की है, न्याय की बात की है। तो हमने सामाजिक, ठीक है, फिर हमने आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। याद रखिएगा, यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की है। 3 तरीके के न्याय की बात की है। हमने कितने तरीके की स्वतंत्रता की बात की है? याद रखिएगा, मतलब हमने कितने तरीके की लिबर्टी की बात की है? तो विचार की, मतलब थॉट्स की, ठीक है, अभिव्यक्ति की, यहाँ पे देखिए विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता की हमने बात की है। अब यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे इक्वालिटी की बात की गई है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की है ना। फिर उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात हमने की है। तो ये जो प्रियम्बल की हम बात करते हैं तो प्रियम्बल कहीं ना कहीं हमको हमारे संविधान के बारे में बता रहा है ना। तो एक एक चीज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी चीजें, तो इसलिए बहुत आराम से चीजों को समझने का प्रयास करिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है क्या? दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपरित करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बन के तैयार हो गया और हमारा संविधान लागू कब हुआ? तो वो 26 जनवरी 1950 को। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए क्लास, क्योंकि पेपर में प्रश्न बनते हैं। एक बार तो पीसीएस प्रीलिम्स में 2018 में पूछ लिया था कि हमने कितने तरीके के जस्टिस की बात की है, हमने कितने तरीके की लिबर्टी की बात की है, ठीक है, कितने तरीके की इक्वालिटी की बात की है। तो वहां पे दिया था 3, 2, 1, 4 ऐसे करके। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि मैम ये क्या पूछा है। तो वहां पे यही पूछा था कि हमने कितने तरीके के जस्टिस की बात की है, ठीक है, हमने कितने तरीके की लिबर्टी की बात की है। तो यहाँ पर देखिए 1 विचार, अभिव्यक्ति 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरीके से पेपर में पूछा था। इसको आप द बेस्ट फ्रेंड वर्शिप करके याद कर सकते हैं इंग्लिश में। तो द बेस्ट फ्रेंड वर्शिप मतलब टी से थॉट, ठीक है, याद रखिएगा, टी से थॉट हो गया आपका, फिर बी से बिलीव हो गया, ठीक है, एफ से फेथ हो गया और ये वर्शिप हो गया। और इधर अगर हम देखेंगे ई से एक्सप्रेशन हो गया। तो वही चीज दी गई है यहाँ पे, विचार, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, विश्वास मतलब बिलीव, फिर यहाँ पे धर्म मतलब फेथ और उपासना मतलब वर्शिप। इसकी लिबर्टी हमें दी गई है। तो 5 तरीके की लिबर्टी हमको दी गई है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद तथा राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधान मंडल की सीट खाली करनी होती है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो कितने दिन के अंदर उसको खाली करनी पड़ती है? 14 दिन के अंदर। यहाँ पर आपका सी जो है वो सही उत्तर है। ये चीज याद रखिएगा।
यहाँ पर देखिए सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। तो पूछा गया है, इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट ऑल द माइनॉरिटीज विल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। 27, 28, 29 या 30, ये सब तो डायरेक्ट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। ये 30 आर्टिकल में बोला गया है, 30वें में। डी आपका सही उत्तर है। अच्छा क्लास, एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी परीक्षा में दिया रहे कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है, तो आप बोलेंगे नहीं, अल्पसंख्यक शब्द को हमारे संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यह अनुच्छेद जो है यहाँ पर हम धार्मिक या भाषाई दोनों को यह अधिकार प्रदान करते हैं। पेपर में अगर प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, धार्मिक और भाषाई दोनों आधार पर। जैसे पेपर में पूछेगा ना कि किस आधार पर, खाली धार्मिक आधार पर हमने अल्पसंख्यकों की बात की है, तो यहाँ पे याद रखेंगे नहीं, धार्मिक और भाषा के दोनों के आधार पर, इसलिए मैंने आपको ये बताया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इधर झील है और दूसरी तरफ राज्य है। तो यहाँ पे डिडवाना झील है, रूपकुंड झील है, वुलर झील है और पेंगोंग त्सो झील है। तो यहाँ पे देखिए डिडवाना झील की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। ए का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे पेंगसो झील की तो ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। तो डी का क्या हो गया, सेकंड हो गया, वो भी दोनों जगह दिया गया है, मेरी मुसीबत बढ़ा दी। रूपकुंड झील की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। बी का थर्ड एक ही जगह दिया गया है, चलो अच्छा है, अब तो उत्तर आ ही गया। और वुलर झील की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आप लोग भी पेपर में ऐसे ही प्रश्न सॉल्व करते होंगे ना, जब मैच द कॉलम वाला आता होगा, जैसे मैं सॉल्व करती हूँ, जो आपको एकदम रटे होंगे, पहले उसको मैच कर लेते होंगे, फिर जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा उसको देखते होंगे। तो डिडवाना झील इतनी बार परीक्षा में पूछा है कि अब तो रट गया होगा कि राजस्थान में है। रूपकुंड झील भी बहुत बार पूछा है, जो कि उत्तराखंड में। वुलर झील भी कई बार पूछा है, जम्मू कश्मीर में है। और पेंगोंग त्सो झील की अगर हम बात करेंगे तो ये लद्दाख में है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और झीलों को। वेमनाथ झील कहाँ पर है, चलो बताओ, केरल में है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है। शिवाजी सागर झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इंदिरा सागर झील कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। पोंगोंग लेक कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। पुलिकट झील कहाँ है, आंध्रा में है। ठीक है, सरदार सरोवर कहाँ पर है, गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बोलेंगे तो तेलंगाना में। लोकटक कई बार पूछा है, मणिपुर में। वुलर जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। गंगा की निम्नलिखित प्रमुख सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की बात की गई है। तो यहाँ पे महानंदा दिया गया है, कोसी दिया गया है, गंगटक दिया गया है, घाघरा दिया गया है और रामगंगा दिया गया है। तो इसको अरेंज करना है। यहाँ पर अगर हम वेस्ट टू ईस्ट इसको अरेंज करें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करें, ये गंगा है आपकी। तो आप नोटिस करेंगे कि गंगा में जो सबसे पहली नदी इधर आके मिल रही है, इन सब में वो आपकी हो जाएगी रामगंगा। अगर आपने मैप ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको दिखाया था, इधर गंगा था उत्तर प्रदेश के मैप में भी और रामगंगा थी। ठीक है, तो यहाँ पे रामगंगा 2 जगह दी गई है। वेरी गुड। रामगंगा के बाद अगर हम देखेंगे तो घाघरा जो है वो आपकी आती है। रुकिए मैं आपको मैप के थ्रू दिखाती हूँ। वैसे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका बी होना चाहिए, लेकिन हम इसको एक बार कंफर्म भी करते हैं, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर देखते हैं, देखिए बी उत्तर सही है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिख रही है, ये आपको गंगा दिख गई। ठीक है, ये दिख रही है गंगा। वेरी गुड। गंगा में आपकी कौन सी नदी आके मिली, रामगंगा आके मिली। ठीक है, याद रखिएगा क्लास, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इधर आपको गोमती दिखेगी, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको घाघर दिखेगी, दिख रही है, फिर गंगटक है, फिर कोसी है। ठीक है, फिर महानंदा है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे रामगंगा, घाघरा हो गई, गंगटक हो गई, कोसी हो गई और महानंदा हो गई। ये चीज क्लियर हो गई क्लास। और अगर इधर हम देखेंगे तो ये हमें इधर आपको यमुना दिख रही है। यमुना की ट्रिब्यूटरीज को याद करेंगे अगर हम एक सीक्वेंस में, तो आप याद कर सकते हैं CSBK। ठीक है,
तो यहाँ पे सी आपका जो है वो चंबल हो गया, एस आपका सिंध हो गया, फिर बेतवा हो गया, फिर केन हो गया। ठीक है, CSB के। चलिए आगे, CSK टीम है ना चेन्नई सुपर किंग्स, उसी में बीच ले आओ, बी ले आओ, तो CSB के। विंध्य श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरी गुड। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार तक है विंध्य का। इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो सद्भावना शिखर है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है और विंध्याचल पर्वत का निर्माण क्वार्ट्ज एवं बलुआ पत्थरों से हुआ है। तो देखो क्लास, यहाँ पे अगर हम विंध्यन रेंज की बात करेंगे, ये आपकी विंध्यन रेंज है इधर। ठीक है, आपने देखा कि विंध्यन रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इधर की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको गुजरात मिलेगा। ठीक है, फिर आप अगर हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको मध्य प्रदेश मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा और बिहार मिलेगा। तो ये यही यहाँ पर है। चलो, सर्वोच्च शिखर इसका सद्भावना शिखर है, ये भी सही है। ये एक अवशिष्ट है, ठीक है, ये भी सही है। विंध्य पर्वत का निर्माण क्वार्ट्ज एवं बलुआ पत्थर से हुआ है, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं यूपी में जो आपके जो जिले एमपी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, वहां पर हमें ये क्वार्ट्ज और बलुआ पत्थर मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी आपका सही उत्तर है, देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि जैसे हमने आपको सद्भावना शिखर बताया है, ठीक है, जिसको कि हम सद्भावना पीक के नाम से जानते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है क्लास वो 2467 फीट है। और ये मध्य प्रदेश की हाइट नहीं याद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज मेन याद रखनी वो ये है, ये मध्य प्रदेश के दामोह जिले के पन्ना पहाड़ी क्षेत्र में है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, दामोह जिले के पन्ना पहाड़ी क्षेत्र में। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में आपका पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चना रबी फसल है, मक्का आपकी खरीफ है, गन्ना जायद है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ये आरओ एआरओ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? 1 और 2 खाली। जो गन्ना है वो हमारी जायद फसल नहीं है। ठीक है, वो अगर हम गन्ना की बात करें तो गन्ना आपका किसका उदाहरण है? खरीफ का। ये चीज याद रखिएगा। आप लोगों को पता होगा, लेकिन तब भी जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना तो एक काजोल और रोम करके एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मैम काजोल रोम, मैंने कहा ये काजोल रोम क्या है? तो कहता है मैम जो खरीफ है उसको हम जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर में काटते हैं, तो काजोल हो गया खरीफ। और रोम जो रबी फसल है, रबी जो है उसको हम अक्टूबर में बोते हैं और मार्च में काटते हैं, तो वो रोम हो गया। और अगर हम जायद फसलों की बात करेंगे तो आपको पता है जो आपकी रबी और खरीफ का जो मध्य काल होता है उसमें हम जायद फसल उगाते हैं मार्च और अप्रैल में, और जून जुलाई में से काट भी लेते हैं। जैसे अभी आप लोग तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब खा रहे होंगे, तो ये सब आपकी जायद फसल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हैं। यहाँ पे आपको शहर दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको नदियां दी गई हैं। वेरी गुड, चलो देखते हैं। मैड्रिड, रोम, हेम्सबर्ग, बेलग्रेड। ठीक है, मैड्रिड की बात करेंगे तो ये किस नदी पर है? ये आपके मेंजिनेरेस पे है। ठीक है, तो ए का फोर्थ बहुत अच्छी बात है, सब जगह दिया गया है। रोम की अगर हम बात करेंगे तो रोम किस पर है? टाइबर पर है। ठीक है, तो बी का थर्ड एक जगह दिया गया। चलो, हेम्सबर्ग की बात करेंगे तो ये किस पर है? ये एल्प पर है। और बेलग्रेड की बात करेंगे तो ये डेन्यूब पर है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर है। ये बात चेक कर लेते हैं, देखिए बी सही उत्तर है। चलो, अब यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने आपसे कुछ प्रश्न डिस्कस किए थे, उसको भी रिवाइज करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि किस कंट्री का कैपिटल आपके डेन्यूब रिवर पर नहीं है। अगर पेपर में पूछेगा ये, तब उसका उत्तर क्या होगा? बुल्गारिया होगा। मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा कि बुल्गारिया से क्या डेन्यूब पास करती है, तो आप बताएंगे हाँ, बुल्गारिया से, सर्बिया से, ठीक है, हंगरी से, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से, यहाँ सबसे आपकी डेन्यूब पास करती है। और इधर आप देखेंगे ये है आपकी ब्लैक सी में जाके गिर जाती है। बस ये याद रखिएगा, किस कंट्री का कैपिटल जो है वो आपका डेन्यूब पे नहीं है, तो उसका उत्तर बुल्गारिया होगा, जो कि हमने डिस्कस किया था। बुल्गारिया का जो कैपिटल है वो आपका सोफिया है, जो कि डेन्यूब पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज कर लिया होगा। अब यहाँ पर एक क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था ओडर नदी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, जो ओडर नदी है वो आपकी बाउंड्री
बना रही है किसके किसके बीच में, पोलैंड और जर्मनी के बीच में। ठीक है, अब देखिए क्लास रिवर्स का कितना सिग्निफिकेंस होता है, आपको समझ में आ रहा है रिवर्स का कितनी सिग्निफिकेंस होता है। रिवर्स जो होती हैं वो एज अ नेचुरल बैरियर का भी काम करती है, एक बाउंड्री डिसाइड करती हैं, दो कंट्रीज को सेपरेट भी करती हैं। ठीक है, ऐसे ही भारत में अगर हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, कभी सोचिएगा इस तरीके से किसके किसके बीच में बाउंड्री को सेपरेट कर रही हैं। तो ये सब चीजें आप अपने मेंस में लिखते हैं जब आप चीजों को मेंशन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको खनिज उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको खनिज दिया गया है। तो बिंगम में तांबा, गोगिविक में लौह अयस्क, हाईवेल्ड में सोना और बुट में यूरेनियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका डी होगा। ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच बोला है। जब हम बुट की बात करेंगे तो वहां पे यूरेनियम नहीं, वहां पे हमें सिल्वर प्राप्त होता है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, डी आपका सही उत्तर है। देखिए जब हम बिंगम की बात करते हैं तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आता है और तांबा के लिए फेमस है। गोगेविक श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो ये सुपीरियर झील के पास है और ये भी यूएसए में ही है। ठीक है, हाईवेल्ड की बात करेंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए। ठीक है, और बुट की अगर हम बात करेंगे तो स्कॉटलैंड में है और चांदी के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा गया है, माउंट न्यूमैन जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, किस मिनरल के लिए, कॉपर के लिए, मैग्नीज के लिए, आयरन के लिए या फिर बॉक्साइट के लिए। तो ये जो है वो आपका फेमस है आयरन ओर के लिए। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये न्यूमैन है वो कहाँ पर आपका लोकेटेड है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का मैप हमने पहले के क्लासेस में डिस्कस किया है, तो एक बार मैं बस आपको रिवाइज कराऊंगी। ऑस्ट्रेलिया का मैप आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सबसे पहले याद रखेंगे कि हम डेजर्ट देखते हैं। डेजर्ट देखिए क्लास, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ठीक है, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सब आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको ये सारे सीक्वेंस भी याद रखने हैं। ठीक है, कि कौन सा डेजर्ट आपका अगर नॉर्थ टू साउथ हमें अरेंज करना है तो कैसे कैसे अरेंज होगा। परीक्षा में अब ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। डार्लिंग रेंज इधर की तरफ है, याद रखिएगा। डायरेक्ट मैं आपको मैप में इसलिए लोकेट करा रही हूँ क्योंकि परीक्षा में अब ये नहीं पूछता है कि डार्लिंग रेंज किधर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किधर है, सिम्पसन डेजर्ट कहाँ है, गिब्सन डेजर्ट कहाँ है, पूछ लेता है लोकेशन। तो इसलिए थोड़ा सा मैप में जब ड्रॉ करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी क्लास याद रखिएगा जरूर। ठीक है, एक रिवर याद रखिएगा, डार्लिंग और मुरे रिवर, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए मुझे दिख गया तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ये भी चीज याद रखिएगा। और ये तस्मानिया जो एक आइलैंड है, ठीक है, और ये तस्मानिया आपके ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से किससे अलग होता है, बास स्टेट से, ये भी बास स्टेट से, ये भी चीज याद रखिएगा। ये बस रिवाइज कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक बार मैप आपको दिखा दिया। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद हो जाएगा। बताओ किम्बर्ले प्लेटू कहाँ पर है, चलो बता लिए होंगे। विद रेफरेंस टू द मिनरल रिसोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लिथियम इंफर्ड रिसोर्स हैव बीन फाउंड इन द रिसाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। दूसरा है, इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर मेनी मिनरल्स लाइक लिथियम, निकल एंड कोबाल्ट। भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपके जो दोनों ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और इस प्रश्न में करेक्ट पूछा है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। ये आपका पूछा गया प्रश्न है परीक्षा में, तो देखिए डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अब आपको क्या याद रखना है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में रियासी जिला जो है, अब पूछेगा परीक्षा में रियासी जिला कहाँ पर है, तो ये बताना ये कहाँ से पूछ लिया, अरे पास्ट ईयर क्वेश्चन से पूछा है। रियासी जिला कहाँ पर है बताओ, बोलो 3 बार। रियासी जिला जम्मू कश्मीर में, रियासी जिला जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये किस चीज के लिए फेमस है, यहाँ पे हमें लिथियम का भंडार मिला है, बस इतना याद रखना। अच्छा एक चीज और बताऊंगी, माफ कर देना ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है लेकिन जरूरी है, क्योंकि एक बार पूछ लिया है तो 2-3 पॉइंट पढ़ लें। अगर परीक्षा में याद आ गया और सही हो गया तो सोचो प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, उस पीडीएफ में तुम लोग का रोल नंबर होगा। ठीक है, फिर मेंस के लिए और पढ़ना पड़ेगा। अब एक छोटी सी, वैसे मैं आप लोगों का समय ज्यादा इन सब फालतू बातों में नहीं लगाती, लेकिन मुझे अपना समय याद आ गया। हम लोग जब 12th में थे तो हमारे एक सर पढ़ाते थे, वो कहते थे बेटा अगर आज पढ़ोगे
तो अभी और पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी प्रीलिम्स की तैयारी अगर पढ़ रहे हो मन लगा के, तो एक चीज सोच के पढ़ना, अभी मेंस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आराम से सोचना कि अभी आगे और नहीं पढ़ना है, वो सब दूसरी बात है। बस यहाँ पे ये याद रखना, समय बर्बाद नहीं करूंगी। ध्यान से सुनो, जो रियासी जिला है वो कहाँ पर है, वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और वहां पे लिथियम मिला है, और जिसकी खोज 1817 में स्वीडन के वैज्ञानिक जोहान अगस्त ने की थी, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, क्लास थोड़ा अजीब सा प्रश्न था, जरूरी नहीं है आपको सब प्रश्न पता, लेकिन पास्ट ईयर में पूछ लिया गया है तो अब याद रखिएगा। ठीक है, चलो जोहान जी का नाम याद रखिएगा। चलो, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार कीजिए। तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो क्या क्या एयर प्रेशर किन किन चीजों से इफेक्ट होता है, तो टेम्परेचर से होता है, ठीक है, हाइट जो सी लेवल की होती है उस पर भी होता है, ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ, ठीक है, तीनों होगा। डी आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। देखिए, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं: तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, आर्द्रता, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है, रोटेशन भी। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बताइए? एल्केन ने, बेनेट ने, बर्कले ने या फिर रेडजेट द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो यूज है वो बेनेट द्वारा किया गया था। बी आपका सही उत्तर है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन तो मैंने आप लोगों को इतनी बार पढ़ाया है कि अब मेरा मन नहीं करता है, लेकिन मैं तब भी पढ़ाऊंगी। चलो, क्यों पढ़ाऊंगी? एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाऊंगी। इकोलॉजिकल सक्सेशन आपके दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है, एक प्राथमिक और एक आपकी सेकेंडरी, द्वितीय। अब प्राइमरी सक्सेशन को मैं एक स्टोरी की तरह बताती हूँ क्या होता है। अब समझो एक बंजर जमीन है जहां पर कुछ नहीं है, बस बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स, बेयर रॉक्स, कुछ नहीं, एकदम बंजर। धीमे धीमे क्या होगा, ये इरोड होंगे मतलब टूटेंगे छोटे छोटे, उसमें तो मिट्टी बनेगी। अब मिट्टी बनेगी तो कहीं से एक छोटा सा प्लांट आके उग गया, ये बारिश हो गई, मॉइस्चर मिल गया, एक छोटा सा प्लांट। अब इस छोटे से प्लांट को समय के साथ एक बड़ा सा प्लांट रिप्लेस करेगा, ग्रासेस रिप्लेस करेंगे, फिर इस ग्रासेस को बड़े प्लांट रिप्लेस करेंगे और उसको और बड़े प्लांट रिप्लेस करेंगे। तो यही आपका प्राइमरी सक्सेशन होता है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में एकदम कुछ नहीं होता है, बंजर जमीन होती है, ठीक है, फिर यहाँ पे लाइकेन्स आते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं, फिर आपकी ग्रासेस आती हैं, उसके बाद उससे बड़े प्लांट्स आते हैं, फिर बाद में एकदम लास्ट में आपका पूरा फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है, एकदम क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, इसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, सोचो कि क्लाइमेट कम्युनिटी आ गई है, बड़े बड़ा पूरा जंगल आपका डेवलप कर गया है, अचानक से आग लग गई। आग लगने से क्या होगा, जंगल जल के राख हो जाएगा, और जंगल जल के राख हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, वो जमीन बंजर हो जाएगी। लेकिन अभी भी इस जमीन पे छोटे छोटे सीड्स बचे होंगे, वो धीमे धीमे फिर उगना शुरू होंगे और फिर आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगा समय के साथ, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी सक्सेशन है। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में यही डिफरेंस है कि प्राइमरी सक्सेशन जो है वो स्टार्ट होता है बेयर रॉक से, मतलब कुछ भी नहीं था, एकदम सूखा था। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या हुआ, आपने देखा कि प्रकृति थी, वहां पे नेचर था, आपका प्लांट्स था, सब थे, ठीक है, ग्रीनरी थी, लेकिन अचानक से आग लगने के कारण सब तबाह हुए थे। अब आप अपने कॉमन सेंस से बताओ कि प्राइमरी सक्सेशन में ज्यादा समय लगेगा या फिर सेकेंडरी सक्सेशन में? तो अगर आपने प्राइमरी सक्सेशन बोला है तो मेरी तरफ से एक चॉकलेट खा लेना। क्यों? क्योंकि बंजर जमीन से पूरा फॉरेस्ट डेवलप होने में काफी लंबा समय होगा, मिट्टी बनेगी, छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे, ठीक है, पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जब आग लग गई और उसके बाद आपके क्लाइमेक्स कम्युनिटी आने में उतना समय नहीं लगेगा सेकेंडरी सक्सेशन में, ये चीज याद रखिएगा। ये 1000 ऑफ ईयर्स का टाइम लेता है प्राइमरी सक्सेशन, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं 150 साल में आपके फिर से फॉरेस्ट डेवलप हो जाएंगे। तो चलो, इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखते हैं, दिवस दिया है, तिथि दी है, वेरी गुड। अब बताओ, नेशनल विमेन्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल मिल्क डे, नेशनल फार्मर डे। नेशनल विमेन्स डे कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 13 फरवरी को, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे की अगर हम बात करेंगे तो वो कब मनाया जाता है? वो आपका 29 अगस्त को। मिल्क डे की अगर हम बात करेंगे तो वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और नेशनल फार्मर्स डे
23 दिसंबर को। तो ए का फोर्थ 2 जगह दिया गया है, वेरी गुड। बी का थर्ड 1 जगह दिया गया है, सी आपका सही उत्तर होगा। मैच कर लेते हैं, सी सही उत्तर है। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज की बात करें। पानी में चीनी घोलो, फिजिकल चेंज है। जल का वाष्प में परिवर्तन, फिजिकल चेंज है। नमक का पानी में घुलना, फिजिकल चेंज है। प्रिज्म में गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। अब बताओ, हम लोग प्रिज्म के बारे में, ठीक है, और लाइट के बारे में किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं ना। अगर इसमें केमिकल चेंज होता तो केमिस्ट्री के सिलेबस में होता है। केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ा ना प्रिज्म, वो लाइट का डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग, ये सब तो किसमें पढ़ा है? फिजिक्स में पढ़ा। तो फिजिक्स का फिनोमेना होगा, तो सीधे लगा दो डी टिक। अब ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना, ठीक है। देखो ये सही उत्तर है, ठीक है डी। चलो रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे तो मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, हवा में चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, ये सब क्या है? केमिकल चेंज है। लोहे में जंग लगना। चलो निम्नलिखित में से जाइलम किस एक के अलावा सभी का परिसंचरण करता है? अच्छा, एक्सेप्ट बोला है, ठीक है। सुक्रोज का, वाटर का, मिनरल का, या फिर इनऑर्गेनिक आयंस का? उत्तर क्या होगा सही आपका? सुक्रोज का। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकथन और कथन पे। धूप के चश्मे में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रूक्स कांच सेरेनियम तथा दूसरी दुर्लभ धातुओं से मिलकर बनी रहती है। जो क्रूक्स आपके होते हैं उसका हम प्रयोग सनग्लासेस पे करते हैं, ठीक है। यहां पर आपका दोनों ही सही है, ए आपका सही होगा। ए, ठीक है, ए ऑप्शन ए आपका सही है। धूप के चश्मे में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्रूक्स कांच सेरेनियम तथा दूसरी दुर्लभ धातुओं से मिलकर बनी रहती है और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। चलिए, ध्वनि की चाल निर्भर करती है किसमें? तापमान पे, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पे, या फिर दोनों पे। तो ध्वनि की जो चाल है वो दोनों पे डिपेंड करती है। सी आपका सही उत्तर है। ये सब आसान प्रश्न है, इसलिए ज्यादा समय नहीं ले रही हूं मैं। निम्नलिखित में से किस दशक में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही? 1951 से 61, 1961 से 71, 1971 से 1981, 1991 से 2001। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है 1961 से 71 में डिकेडल ग्रोथ जो थी वो हाईएस्ट थी, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। अगर हम यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ देखेंगे तो वो 24.80 थी, ठीक है। और अगर हम वर्ष 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 17.70 है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं और लेखक दिए गए हैं। अनहैप्पी इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर और इंडिया फॉर इंडियंस। तो चलिए इसको देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय, ए का फोर्थ एक ही जगह दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूं। इंडिया डिवाइडेड की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है एकदम, ठीक है। और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके द्वारा लिखी गई है बताइए? ये आपका लिखी गई है लाला हरदयाल द्वारा, और इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस चित्तरंजन दास द्वारा। तो बी आपका सही उत्तर होगा, बी सही उत्तर है, देख लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आज थोड़ा सा गले में दिक्कत थी स्टार्टिंग के क्लास में, तो थोड़ी परेशानी हुई, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। और मैंने कोशिश की है कि चीजों को अच्छे से ही एक्सप्लेन करूं, लेकिन अगर बाई चांस देखिए कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रश्न में, जैसे आप में से कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम स्लाइड विजिबल नहीं थी, तो कभी कभी प्रश्न जब बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको उतना क्लियर नहीं दिखता हो। तो उस कंडीशन में आप मुझे बता दिया करिए कि मैम ये वाला प्रश्न हमको सही से क्लियर नहीं दिखा, आप इसको अगले क्लास में कवर कर लीजिए, तो वो मैं कर लिया करूंगी। देखिए, कोई भी दिक्कत अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड हो रही है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। वो मैं आगे वाले क्लास में कवर करूंगी। तो ये चीज याद रखिएगा क्लास, कभी कभी प्रश्न थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ के आपको समझा दूं, लेकिन तब भी विजिबल नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में आपके टेस्ट में कवर कर लेंगे उस प्रश्न को, उसके लिए परेशान मत होया करिए। तो आज के सेशन को अब यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट भाग भी गए होंगे, मुझे पता है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ निकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अपने पे विश्वास जरूर बना के रखिए। और पढ़ाई इस तरीके से करिए कि आपको थोड़ा सा और अभी पढ़ने का मौका मिले, मेंस भी देने को मिले। और अगर पीसीएस दे रहे हैं तो इंटरव्यू तक आप पहुंचे और इंटरव्यू के बाद आपकी अपॉइंटमेंट हो। ठीक है, फिर जिस जिले में मैं हूँ उस जिले में आप लोग आइएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मिलेंगे फिर आपसे। धन्यवाद। मतलब आप लोग मुझे कह दीजिएगा, आप हमेशा मैं ही आपको कहूंगी, ऑफिसर बनने के बाद थैंक यू मैम कह दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास।